की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है और हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना मीन्स जो यहाँ पर डिफरेंस देना है वो किससे देना है, स्ट्रक्चर से देना है, मेन डिफरेंस है। देखिए शायद आप ये लिख देंगे ग्लूकोज और इधर फ्रक्टोज। जब भी डिफरेंस आप शुरू करेंगे तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज के लिए CHO 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 CH2OH EH OH EH OH 3 नंबर कॉन्फ़िगरेशन चेंज OH EH EH ग्लूकोज। फ्रक्टोज CH2OH C डबल बॉन्ड O 3 4 5 6 CH2OH 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चरल डिफरेंस मीन्स संरचना जो है क्वेश्चन में कहा है कि संरचना में अंतर बताइए, स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताइए। तो 5 नंबर EH OH EH OH 3 कॉन्फ़िगरेशन चेंज OH EH। तो जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब आप इसमें फंक्शनल ग्रुप देखेंगे जो कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस में इसमें जो फंक्शनल ग्रुप ये CHO है तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो। और इसमें जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O के दोनों ओर क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। C डबल बॉन्ड O के दोनों ओर कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी। देखिए अब हमें करना क्या है कि इस तरह लिखना है इसको, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। जैसे एक हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर दी, हावर्ड प्रोजेक्शन दे दीजिए और पाइरोस स्ट्रक्चर दे दीजिए। तो अब हावर्ड द्वारा हम यहीं से क्लियर कर देंगे। देखिए ये जो चेंज होता है आपका साइक्लिक फॉर्म में, ये इस तरीके से चेंज होता है। जो 5 नंबर पे आपका ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ से ट्रांसफर होकर के 5 नंबर से और आपका कहाँ पर मूव कर जाएगा, 1 नंबर। बस इतना ही डिफरेंस हमको पढ़ना है और यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। तो जब H आपका ये इधर पहुंच जाएगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर ये इधर तो H देखिए आप ऐसे लगा हुआ है, तो इधर ये क्या हो जाएगा, OH। इस नंबर पे क्या हो गया, OH, क्योंकि ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके कहाँ पर पहुंच गया इधर। तो अब ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो कार्बन की एक वैलेंसी ये फ्री हो गई कि नहीं फ्री हो गई, फर्स्ट नंबर से कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी। जहाँ पर हमको समझाना है आपको कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे समझना है, शेष वैसे रहेगा। शेष आपका 2 3 4 5 और ये 6 है, CH2OH 1 2 3 4 5 और ये 6 है। ये EH उसी तरीके से 4 नंबर पर EH और OH, 3 पर OH और EH, 2 पर EH और OH। हमें समझना कहाँ था, ये 5 नंबर से जो OH लगा हुआ है, ये यहाँ से माइग्रेट में स्थानांतरित होकर के यहाँ पर चला जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, OH। तो यहाँ बचेगा क्या, O। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो इसके बॉन्ड को आप आगे बढ़ा दीजिएगा जी। अभी लिखा तो वही सिंगल बॉन्ड को, और इधर से जो फ्री वैलेंसी थी उसको इधर से जोड़ दीजिए, तभी तो ये ऑक्सीजन एक इधर से तभी तो 2 वैलेंसी पूरी होगी। तो ये कौन सी, ये चक्रीय संरचना बन गई। कौन सी संरचना बन गई, और जो ये चक्रीय संरचना बनी है, ये एक दूसरे में ये परिवर्तित होती रहती। इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, या अपनी भाषा में आप इसको फिशर संरचना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फिशर संरचना। चक्रीय संरचना हो गई है इसकी, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर थी, ये फिशर संरचना है। और ये कैसी संरचना है, चक्रीय संरचना। अब देखिए ये जो चक्रीय संरचना है, आप देखिए 6 नंबर रिंग में नहीं है, ये बाहर रिंग में कौन कौन है, 1 और 5 मींस 1 2 3 4 और ये 5। तो ये पाइरेन, ये किसके समान होते हैं, पाइरेन से इसकी तुलना की जाती है। पाइरेन में भी इस तरीके से 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन रिंग में होते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए और जो 6 नंबर है CH2OH, ये रिंग के बाहर। पाइरेन में भी इसी तरीके से ये 6 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5। बिल्कुल एक एक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिएगा 1 और 5 के बीच में O है। देखिए 1 और 5 के बीच में क्या है, O। ये इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में HOH देखिए 1 नंबर पे HOH, 2 नंबर पे HOH, सेम साइड में उसी तरीके से 3 नंबर पे OH, तो 3 नंबर पे OH और H साइड चेंज हो गई। 4 नंबर पे उसी तरीके से HOH, 5 नंबर में एक साइड से H, 5 नंबर में एक साइड से ये सिंगल बॉन्ड H, दूसरी साइड से ये आपका 5 और 1 पे O, 5 और 1 पे बीच में O, और इधर से आपका क्या है, CH2। अगर इसको और सरल में आप लिखना चाहें, इसको
हाइवर्थ, जैसे उसको फिशर संरचना बोलते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं हावर्थ संरचना। क्या लिखते हैं? हावर्थ संरचना। अगर ये कार्बन हम नहीं शो करना चाहते हैं तो इसमें देखिए आप कोने बना लीजिए इस तरीके से, ये काउंटिंग 1 2 3 4 5 और 6 नंबर बाहर होगा, ऐसे लाइन खींच देंगे सब में इस तरीके से, ऐसे ये क्या H OH H OH OH H H OH, इधर 5 नंबर में नीचे की तरफ केवल H और CH2OH रिंग के बाद नंबर, वही बात है। ये किसके समान है? पाइरेन के समान है, इसलिए इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? पाइरेन संरचना। हावर्थ नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था, उनके नाम पर हावर्थ संरचना कहते हैं, और ये पाइरेन के समान होती है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? पाइरेन संरचना। अब जब इस तरीके के आप डिफरेंस देंगे तो अदर स्टूडेंट से बिल्कुल अलग है। हम कहते हैं कोई जरूरी नहीं कि आप ये 2 स्ट्रक्चर बनाइए, अगर ये क्लियर है ये जल्दी बन सकता है। इसमें से अब आ जाइए फ्रक्टोज पर, ठीक है? फ्रक्टोज में ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 1 और 5 के बीच में था रिंग फॉर्म हो रहा था, उसमें 2 और 5 के बीच में था, क्योंकि 1 नंबर फ्री नहीं है। यहाँ पर कार्बोनिल 1 पर था, वहाँ कार्बोनिल कहाँ पर है? 2 पर। तो ये जो आपका 5 नंबर का ये OH वाला हाइड्रोजन है, ये यहाँ से स्थानांतरित होकर के जाएगा, इसके पास माइग्रेशन होगा, और उसी तरीके से ये चक्रीय संरचना प्रदर्शित करेगा। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये है, हालांकि जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये CH2OH लिखा हुआ है, जब ये H इधर चला जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। तो एक बैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जो ऊपर की ओर CH2OH लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर दीजिए लेफ्ट साइड, ऐसे है तो इस तरीके से बाईं तरफ कर दीजिएगा। तो जब आप बाईं तरफ इसको कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा आपका क्या? CH2OH इस तरीके से, और सिंगल बॉन्ड ये इधर से, देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और 2 नंबर पे ये हो जाएगा क्या? OH। ये इधर चला गया कि नहीं चला गया? 1 इधर हो गया। तो इसकी जो बैलेंसी फ्री थी, ये ऊपर से ऐसे आप फ्री ऐसे शो कर देंगे ना, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी। उसी तरीके से शेष उसी तरीके से आपका क्या? 3 4 5 और ये 6 नंबर पर CH2OH, और ये H 4 नंबर पर H और OH, 3 पर OH और ये H 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ O बचा था, यहाँ पर O बचा था, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। तो ये 5 और 2 के बीच में ये ऑक्सीजन आता है। तो इसमें देखिए, इसमें 1 नंबर भी रिंग के बाहर, ये रिंग में नहीं। कौन कौन है? 2 नंबर और 5 नंबर। तो 1 2 3 4 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या था? यहाँ 5 कार्बन के साथ ऑक्सीजन। तो ये पाइरेन के समान था, तो पाइरेन संरचना। वो फ्यूरान के समान होता है, विषम चक्रीय यौगिक होता है, कौन सा? फ्यूरान। फ्यूरान के समान होगा तो उसको कहेंगे फ्यूरेनोस संरचना। देखिए 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो ऐसे अब हमने आपको बता दिया कितने कोण इसमें दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। 1 नंबर भी बाहर रहेगा और 6 नंबर भी बाहर रहेगा, ऐसे आप लाइन खींच लीजिएगा, ऐसे। ये क्या? CH2OH, देखिए ये 1 2 3 4 5 और CH2OH ये 6। 1 नंबर CH2OH बाहर, 2 नंबर पे क्या है आपका? OH। 3 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, OH H। 4 पर H और OH। 5 पर एक साइड आपका क्या है? H, एक साइड क्या है आपका? ये एक साइड H, एक साइड CH2OH। 5 से एक साइड H, एक साइड CH2OH, एक साइड 5 और 2। 5 और 2 के बीच में क्या? ऑक्सीजन। तो ये फ्यूरान के समान है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूरेनोस संरचना। ये किस वैज्ञानिक ने दी थी? हावर्थ ने दी थी। ये विषम चक्रीय यौगिक फ्यूरान के समान है, तो इसकी पाइरेनोस संरचना होगी, इसकी कौन सी होगी? फ्यूरेनोस संरचना। इसको हमने बताया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो नंबर का क्वेश्चन है, अगर इतने स्ट्रक्चर बने तो हमारे घर पे एग्जाम में कोई गुंजाइश नहीं। अब आपकी थ्योरी अगर इधर उधर पढ़ाएंगे लेकिन उसका कोई मतलब, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस से कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th का कल। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 4th का नंबर बता रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, डेल्टा G0 = -mf E0 मानक किस ऊर्जा का है? वैद्युत रसायन का, लेकिन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है? कह रहा है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव, क्या लिखते हैं? E0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये कितना दिया हुआ है? 1.1। बहुत अच्छी बात है कि विशेष कैलकुलेशन नहीं है इसमें, और इसके लिए हमें मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। इसकी गणना करनी है, मानक गिब्स
ऊर्जा। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट की गणना करनी। जो मानक गिब्स ऊर्जा होती है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा जी। तो आपको फार्मूला याद रखना है। बाकी रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है Zn प्लस Cu प्लस फॉर्म Zn प्लस प्लस प्लस। एक चीज ध्यान रखना, इसमें भले कुछ लिखा हो, आयन हमेशा आपका लिक्विड फेस में होता है तो इसके नीचे Aq लिखा होगा, और आयन के अलावा जो भी होता है उसके नीचे S का मतलब लिखा होगा, सॉलिड लिखा होगा। ये तो सिर्फ एक बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है ना? आयन एक्वस मीडियम पे होगा। ये इसलिए रिएक्शन दी हुई है कि जब Zn से Zn फॉर्म होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे? 2। Zn से Zn प्लस प्लस तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे? या दूसरी भाषा में Cu प्लस प्लस से Cu तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए? 2। मींस जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 2। या तो ऑक्सीडेशन के लिए देखेंगे या फिर रिडक्शन के लिए देखेंगे। N की वैल्यू कितनी होगी? 2। इस रिएक्शन का सिर्फ इतना ही उपयोग है। बाकी जो मानक गिब्स ऊर्जा है डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस n f e नॉट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये फार्मूला, ठीक है, हमने का रिपीटेड क्वेश्चन है। डेल्टा जी नॉट हमको कैलकुलेट करना था माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीकरण या अपचयन के दौरान तो कितने हैं? यह होता है 96,500 कूलम। और ई नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 1.1। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई भी इतना इसका टफ नहीं है, मल्टीप्लाई ना किया जा सके। और जो भी आंसर आपका आएगा तो ये जो है आपका 2 है, और इसका मल्टीप्लाई है कितना? 96,500, और इसके बाद है कितना? 1 मल्टीप्लाई 212 300। देखिए ऐसा है क्या कि हम लोग आंसर की मिलान कर लेते हैं। मैं कहता हिंदी मीडियम में आंसर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो ये जो है आपका जो मल्टीप्लाई करने पर आएगी वैल्यू, ये माइनस पे कितना हो गया? 212 300, और ये जो वैल्यू रखी जाएगी ये किसमें हो जाएगी? आपकी जूल। दूसरी बात और सुनिएगा, जैसे हमने यहाँ पर 96,500 रखा है, कॉमन इससे भी साल है, बुक में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका है, बुक में दिया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। कई जगह यहाँ पर जो इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, इसकी फैराडे कांस्टेंट की 96,488 लिखी है, उससे भी सॉल्व किया जाता है, वो भी सही है और ये भी सही है। थोड़ा सा डिफरेंस केवल इसमें आएगा, बाकी सही, ठीक है। आगे बढ़ते निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बेसिक आपको क्या करना है? ये फार्मूला याद रखना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस n f e नॉट। क्या क्वेश्चन में क्वेश्चन निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। चौथे का खाना, हर एक बात में कितना लिखना है और कहां फिगर की जरूरत है, कहां नहीं। जैसे इसने कहा है कि ये 3 नंबर में क्वेश्चन है, 2 टिप्पणियां हैं, एक वैद्युत कण संचलन की है और एक स्कंदन की। पहली टिप्पणी इसने क्या पूछी है? वैद्युत कण, और हिंदी में संचलन लिखा हुआ है। वैसे हम लोग इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे हिंदी में भी लिख करके आया, धन कण संचरण भी लिख करके आया। वैसे 2 होते हैं, धन कण संचरण, ऋण कण संचरण। जो ये जब भी आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें यू आकार की एक ऐसे कांच की नली बना देनी है, इस तरीके से ऐसे। ये बहुत नहीं डिटेल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये, और यहाँ पर ऐसे डॉटेड से ये एसपीएम लगाई जाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक साइड आप एनोड लगा दीजिए और दूसरे साइड आप कैथोड। ये एनोड एनायन जहाँ ऋणायन जाए तो ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट। इसमें साल, साल का मतलब होता है कोई भी आप कोलाइडी विलयन भर देंगे तो हम तो, अगर हम प्लस कोलाइडी विलयन धनावेशित कोलाइडी कण वाला भरेंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया फेरिक जो साल भरा है, क्योंकि पॉजिटिव साल भरा है। कौन सा साल भरा है? पॉजिटिव साल, मतलब ये होता है Fe का होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड साल। तो इसीलिए हमने इसके पार्टिकल्स को कैसा दिखाया है? अच्छा, कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है तो उसका ये माध्यम भी अपना होगा, परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक भी होगा। तो ये कण क्योंकि खुद पॉजिटिव है तो किस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे? निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। ये एनोड था तो इसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। और जो धनावेशित कोलाइडी कण है कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे धन कण संचरण। क्या कहेंगे? धन कण संचरण। इसका जो नाम होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले मूव कर रहे हैं, धन कण संचलन, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है संचरण भी लिखा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस? वैद्युत कण संचलन, जब आप ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित करोगे तभी तो होगा। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित, क्यों? अगर माइनस वाला होता तो प्लस की ओर जाता, प्लस वाला है तो माइनस, लेकिन एक ही तरह का आवेश होगा, दोनों तरह के आवेश कोलाइडी विलयन में कभी भी नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर अभिगमन मींस जाना वैद्युत कण संचरण कहलाता। यदि धनावेशित कोलाइडी कण कैथोड की ओर जाते हैं तो इसे धन कण संचरण यानी कि कैटाफोरेसिस कहते। यदि नहीं है तो इसका एक उपयोग लिख दीजिए, अनुप्रयोग कहा जाता है। जो वैद्युत कण संचरण होता है इसका जो उपयोग किया जाता है धुएं से कार्बन के कणों को पृथक करने में। इसका जो उपयोग है ये किसमें है? धुएं से कार्बन के कणों को पृथक करने में, रबर पेंटिंग में, और जो रबर का विलयन होता है लैटेक्स उसके स्कंदन के लिए
इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। हमारे हिसाब से जैसे 1.5 नंबर का था तो फिगर भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गई, एक एग्जांपल भी हो गया, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर। दूसरा लिखा हुआ है इसमें क्या, स्कंदन लिखा हुआ है इसी में। स्कंदन जिसको आप बोलते हैं क्या, कार्बोनेशन। इसमें कोई फिगर नहीं होता है। स्कंदन को क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन। कोलाइडी विलयन जो होता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, तो कोलाइडी सॉल्व या तो धनावेशित होता है या फिर ऋणावेशित, या फिर धनावेशित या ऋणावेशित। तो जब ये हमने साल ले लिया, इसमें जैसे सपोज दैट पॉजिटिव साल हमने ले लिया है, इसमें यदि हम विद्युत अपघट्य मिलाएं, क्या मिलाएं, विद्युत अपघट्य, ज्यादातर NaCl। तो NaCl विद्युत अपघट्य के जिसे पॉजिटिव लिया है तो विपरीत आवेश वाला आयन कोलाइडी कणों को उदासीन करेगा, मतलब निरावेशित करेगा, और निरावेशित करके नीचे बैठा देगा, अवक्षेपित कर देगा। इसी क्रिया को अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य को मिलाने पर विद्युत अपघट्य का विपरीत आवेश वाला आयन कोलाइडी कणों को निरावेशित करके नीचे बैठा देता है, स्कंदित कर देता है। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। जैसे अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड के साल में NaCl मिलाया जाता तो ये चूंकि धनावेशी साल था तो Cl माइनस आयन धनायन को उदासीन करके निरावेशित करके उसे नीचे बैठा देगा। डेफिनेशन क्लियर हो गई स्कंदन की कि स्कंदन किसे कहते। एक चीज और ध्यान रखना, अगर स्कंदन पूछ दिया है इसने तो एक शब्द और पूछा गया है इसमें जिसको हम लोग पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, पारस्परिक स्कंदन, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे हमने कहा कि कोलाइडी विलयन या तो धनावेशित होगा या पूरा कोलाइडी विलयन कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। तो यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, पारस्परिक स्कंदन। यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH के होल थ्राइस के धनावेशित साल में AH2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, ये लिखा हुआ है आपका AH2S3 का ऋणावेशित साल मिलाया जाए, ये धनावेशित साल होता है, ये कैसा होता है, ऋणावेशित साल। तो दोनों ही एक दूसरे को उदासीन करके क्या कर देंगे, अवक्षेपित कर देंगे। इसको हम क्या कहेंगे, पारस्परिक। ऐसा होता है जैसे क्वेश्चन आते तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव भी बताते जाते हैं कि नहीं ये भी पूछा जाता है, और सेट तो लेंथी होता है, कोई छोटा सेट नहीं होता है, 25 क्वेश्चन लगभग होता है। बेटर सफिशिएंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अपक्रियाओं के समीकरण। क्या आवाज नहीं आ रही, एक मिनट किधर से ये ठीक, और कहां से इसको लिस्ट करें, सर माइक इसका कवर गिर गया, उससे आवाज आई। अच्छा अच्छा, ये कवर गिर गया तो इससे तो कोई पड़ेगा नहीं मेरे साथ। देखिए जो क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, एनिलीन टॉपिक का दिया हुआ है, एरोमेटिक एमीन ज्यादा पूछा जाता है, एनिलीन का नाइट्रीकरण, बाकी प्रैक्टिस पर हमने का डिपेंड करता है। 3 नंबर का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है, तो एनिलीन की नाइट्रीकरण विधि और अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। चौथे का 2 नंबर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है क्या, एनिलीन का नाइट्रीकरण दिया हुआ है। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि NH2 समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता। ये जो एनिलीन में NH2 समूह होता है इसका क्या हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण। अतः इस NH2 समूह को ऑक्सीकरण से बचाना होता है, इसका रक्षण करते। इसके लिए पहले एनिलीन NH2 की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, CH3CO। NH2 समूह को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए NH2 समूह का क्या करते हैं, रक्षण करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और इसके लिए इसकी क्रिया पहले किससे कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे। तो जब आप एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो एक H और एक Cl, यहाँ से क्या रिमूव हो गया, ये COCH3 स्प्रेड हो गया, तो ये हो गया NHCOCH3। इसको हम बोलते हैं क्या, N एसिटिल एनिलीन, तो N में क्या लग गया, एसिटिल, N एसिटिल एनिलीन बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा N एसिटिल एनिलीन, या इसी को हम बोलते हैं एसिटेनिलाइड। तो NH2 समूह को कैसे संरक्षित करते हैं, कैसे बचाते हैं ऑक्सीकरण होने से, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करा देते। और भी अगले सेटों में दिया है, ब्रोमिनेशन दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीकरण कर देगा। तो ऑक्सीकरण से जब भी बचाना हो, अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि एनिलीन के NH2 समूह को ऑक्सीकरण से कैसे बचाते हैं, तो उसकी क्रिया किससे करा देंगे, एसिटिल क्लोराइड से करा करके एसिटेनिलाइड बना देंगे। अब आप इसकी क्रिया कराते रहिए ऑक्सीकारक से, अब NH2 समूह का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ये पहला स्टेप हो गया, इस स्टेप को हमने अलग कर दिया। ये NHCOCH3
अब इसकी क्रिया आप कराइए नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? OHNO2 कंसंट्रेट HNO, क्योंकि नाइट्रेशन जब भी एरोमेटिक का कराते हैं तो HNO3 को ऐसे लिखा जाता है। और नाइट्रेशन के लिए प्रेजेंस किसकी होती है? कंसंट्रेट H2SO। देखिए बेटा, आर्थो से H और ये OH क्या रिमूव हो जाएगा? H2। और आर्थो के साथ प्रोडक्ट क्या बनता है? पैरा, क्योंकि आर्थो का भी अकेले बनता नहीं, मेटा हमेशा अकेले बनता है। आर्थो के साथ क्या बनेगा? पैरा बनेगा। तो ये हो जाएगा NaHCOCH3। तो ये NO2 कहाँ पर लग जाएगा? आर्थो पर। ये NO2 और साथ में क्या बनेगा? पैरा भी बनेगा, तो इसके साथ पैरा भी बना दीजिए NaHCOCH3 और पैरा कहाँ पर? 4 नंबर पर। ये NO2 लग गया कि नहीं लग गया? मींस ये 1 2 3 4, ये 1 2 3। क्लियर? इसको बोलेंगे आर्थो नाइट्रो एसिटाइलाइड, इसको क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड। ये क्या बन गया? आर्थो नाइट्रो एसिटाइलाइड, ये बन गया पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड। अब देखो बेटा, ये नाइट्रेशन को हो गया, तो अब इसको हटा दो, किसको? COCH3 को। इसका करा दो क्या? जल गठन। चाहे आप सामने भी लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा। H3O+ को क्या कहा जाता है? जल अपघटन। समझने के लिए कैसे समझेंगे इसको? समझने के लिए इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, इधर H और इधर OH को ये ऐसे टूट जाएगा, तो देखिए फिर से NH2 हो गया कि नहीं होगा? वैसे इसमें भी होगा कि नहीं होगा? क्या हट जाएगा? CH3COOH, यही तो हटेगा, क्योंकि ये 50-50% बनता है, इसलिए इसकी बैलेंसिंग इस जगह से नहीं लिखी जाएगी, -CH3COH। तो इसी तरह इसमें भी होगा कि नहीं होगा? तो क्या बचेगा? ये NH2, क्योंकि ये तो हट जाएगा ना। तो ये हो गया NH2 और ये NO2 अपनी जगह हो गया, प्लस NH2 और इसी तरीके से ये यहाँ पर क्या हो गया? NO2 और एसिटिक एसिड, आर्थो नाइट्रो एनिलीन, और इसको क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रो एनिलीन। आर्थो नाइट्रो एनिलीन, और इसको हम क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रो एनिलीन। कोई प्रॉब्लम हो तो 3 नंबर रिएक्शन है, 3 नंबर की रिएक्शन है, बस ऊपर कितना लिखा जाएगा? एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण नहीं कराएंगे, क्योंकि NH2 समूह का नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाएगा, अतः NH2 समूह को ऑक्सीकरण से बचाते हैं। तो क्लियर है? 3 नंबर की रिएक्शन अलग से, इसे गैब्रियल थैलीमाइड है 3 नंबर में, बड़ी रिएक्शन उसके लिए लोगों को, बट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये बात है। मल्टीपल टाइप्स की नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं, बस वही 1-2 लाइन कि NH2 समूह को ऑक्सीकरण से बचाते हैं, इसके पश्चात नाइट्रीकरण करते हैं। बाकी मेन रिएक्शन उसने साफ साफ इसमें कहा है कि एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण, तो विधि का मतलब कोई विशेष मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया के समीकरण, जो इसमें रिएक्शन सी लिखे जाते हैं। जहां पर रिएक्शन की बात होती है वहां पर थ्योरी मेंशन को नहीं करनी, मुख्य अभिकारक और उत्पाद मेंशन करना। चौथे का घ नंबर, ग्लूकोज की अभिक्रिया NH2OH हाइड्रोक्सिल से और HCl से, और इस बार ग्लूकोज के लिए आप लोग लिखते हैं क्या? CHOH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज है। रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन, फार्मूला क्या लिखते हैं? NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला क्या लिखते हैं? NH2OH। ये रिमूव हो जाएगा क्या? H2 माइनस H2O, ये हो जाएगा क्या? CH डबल बॉन्ड N.OH, इसके बाद CHOH का होल 4, इसके बाद CH2OH। जब रिएक्शन ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन से होती है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको ऑक्सिन कहते हैं, नाम हो जाएगा क्या? ग्लूकोज ऑक्सिन। कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सिन? तो रिएक्शन किससे कराएंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन से। दूसरी रिएक्शन ग्लूकोज की पूछी गई है HCl से, बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, CHOH का होल 4 और CH2OH। रिएक्शन हमने किससे करा दी? HCl से। ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया होती है, मींस ये प्लस और ये माइनस, नाभिक से नहीं योग होता है, Cn- सीधे कार्बन से जुड़ेगा, Cn- सीधे किससे जुड़ेगा? कार्बन से, तो H जुड़ेगा किससे? O से, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब ये जो CH लिखा हुआ है, इस CH को आप ऐसे भी लिख सकते थे, कार्बन की वैलेंसी देख लीजिएगा 1 2 3 तो H और ये C हो गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड Cn, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। बोथ OH एंड Cn आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन, दोनों एक ही कार्बन पर हैं। कौन से? OH और Cn। इस तरह के जो भी यौगिक होते हैं उनको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। तो ये बन गया आपका क्या? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये अभिक्रिया ये सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल, तो किसकी क्रिया कराएंगे? HCl। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, क्रिया किसकी कराएंगे? NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन। मींस ये दोनों ही अभिक्रियाएं ये किसकी पुष्टि करती हैं? ये कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की
पुष्टि करती हैं। अगर ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, चाहे आप हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करा दीजिए तो ग्लूकोज ऑक्सीजन बन जाएगा, HCl से रिएक्शन करा दीजिए तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये नाभिक इसमें ही योगात्मक अभिक्रिया है, जबकि ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, प्रतिस्थापन है। दोनों अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे थ्राइस वगैरह अच्छा ये लिख रहे हो CHO का होल 4 और ये CH2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वें का। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले तो मल्टीपल चॉइस होंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा दोनों नंबर के होते हैं, दूसरा तीसरा 2 नंबर के होते हैं, तीसरे बार ये तो चौथा नंबर है 3 नंबर का है। अब यहाँ 5वें नंबर से 4 नंबर के होंगे, 5वां पूरा 4 नंबर 4 होंगे और 6वें 7वें में 5 करके होते हैं। क्या है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वें का है, हमें बताना है क्या, परासरण दाब। तो सर हमने एक बात कही थी, जो है हेडिंग इंग्लिश से भी आप क्वेश्चन करते जाइएगा। इसको बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं परासरण। परासरण दाब की डिफिनीशन होती है, विलयन में लगाया गया वह बाहरी दाब, विलयन में लगाया गया वह बाहरी दाब जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक विलयन और विलायक के मध्य होने वाली परासरण क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहते हैं। एक मिनट, अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा तो हम इसे आपको बता दे रहे हैं। इसमें होता क्या है, एक इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं सिस्टम, जिसके बीच में हमने क्या लगा दिया, SPM। एक तरफ जल भर देते हैं, जल का मतलब क्या भर देते हैं, विलायक, और एक तरफ हम लोग क्या भर देते हैं, विलयन। और इस विलयन की तरफ एक पिस्टन लगा देते हैं, दोनों के तल समान होते हैं। विलायक में कुछ नहीं घुला तो ये कैसा होगा, तल, और विलयन बना है तो कुछ ना कुछ घुला होगा तो कैसा होगा, शांत। तो हमेशा तल विलयन से अर्थात विलायक की ओर से जो विलायक के कण होते हैं वो कहाँ की ओर जाते हैं, विलयन की। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, परासरण। इसको रोकना है, क्यों, जब इसके कण इधर जाएंगे तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो इस पिस्टन में हम ऊपर से इतना दाब लगा दें कि ये कण इधर आ ही ना पाए, अर्थात परासरण की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए। तो ये दाब किसमें लगाया जाता है, तो उत्तर क्या है, विलयन। विलयन में लगाया गया वह बाहरी दाब जो अर्धपारगम झिल्ली, SPM को क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से पृथक। क्यों, ये अलग अलग किसके माध्यम से, SPM से। विलायक और विलयन के बीच जो परासरण क्रिया हो रही है, इस परासरण क्रिया को ये दाब रोक दे तो इस दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण। डिफिनीशन क्लियर हो गई परासरण दाब की। है अभी इतना ही नहीं है क्वेश्चन। कह रहा है परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर वैसे कोई डेरिवेशन टाइप का नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पर आपका है इक्वेशन होता है, इसमें परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। हर तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल में चाहे डिटेल में भी लिख देंगे, शर्ट में दोनों तरीके से लिख देंगे। देखिए क्या कहा है, परासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। इसके लिए हमको यहाँ पर वन हाफ समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, वन हाफ समीकरण। परासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मीन्स अणुभार, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, अणुभार में संबंध। देखिए ये जो संबंध होता है, इसके लिए जो समीकरण होता है, इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, वन हाफ समीकरण। देखिए ये वन हाफ गुणांक नहीं है, ठीक है, वन हाफ गुणांक अलग है, वन हाफ समीकरण अलग है। देखो एक बार बायल का नियम पढ़ेंगे तो कहा जाएगा बायल वन हाफ के अनुसार। एक बार चार्ल्स का समीकरण तो कहेंगे चार्ल्स वन हाफ के अनुसार, बायल का समीकरण है, चार्ल्स का है। और इसके बाद एवोगैड्रो के अनुसार, जो एवोगैड्रो है, एवोगैड्रो के अनुसार। बायल के नियम क्या पढ़ते हैं, स्थिरता पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता। बायल के नियम से यही पढ़ते हैं, तो उसको वन हाफ चूंकि इसमें इन्वॉल्व थी तो बायल के अनुसार कहते हैं। चार्ल्स वाले में क्या कहते हैं, तो इसमें दाब स्थिर होता है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता। और एवोगैड्रो के अनुसार निश्चित ताप का दाब पर गैस के निश्चित आयतन में मोलों की संख्या समान होती है या अणुओं की संख्या समान होती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई नई बात तो नहीं बताई मैंने, वही कक्षा 9 वाली बात है। चूंकि आप बात इसमें वन हाफ आ गए साथ में तो नाम की जोड़ दिया गया, तो क्या हो जाएगा इससे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऊपर रहेंगे nt और नीचे क्या हो जाएगा t, ये हो गया। इसको जब आप हटाएंगे तो यहाँ स्थिरांक लाएंगे, विलयन स्थिरांक। जैसे r लिखते हैं Pv बराबर nRT, तो r की जगह यहाँ पर विलयन है तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, v इक्वल n ST अपॉन P कर लीजिएगा, तो PV इक्वल NST, P इक्वल N अपॉन VST, और N अपॉन V मोलर कंसंट्रेशन होता है C, तो ये हो जाएगा P इक्वल CST। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक हमारी बात सुनिए, C को हमने यहाँ पर क्या कहा, इसको हमने मोलर सांद्रता कही, लेकिन कहीं पर क्या आपको विलय का अणुभार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो
फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया था, ठीक है। इसको अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर दीजिए। यहाँ पर यदि n मोल क्या होता है, दिया गया भार बटे अनुभार, तो बस की जगह आप यहाँ पर लिख दीजिएगा किससे, समीकरण 4 से। तो P बराबर हो जाएगा W/N × V/ST। ये जो समीकरण नंबर 6 बनेगा, ये देखिए पराशर दाब और विलेय के पर द्रव्यमान संबंध है कि नहीं। अगर इतना लंबा नहीं लिख सकते हैं, मान लो दुनिया भर की बातें नहीं लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप उठा लीजिए कहाँ से, गैस समीकरण से। PV बराबर nRT से R की जगह क्या कर देंगे, S कर देंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे कि गैस समीकरण से उठा लेंगे, क्योंकि तनु विलयन आदर्श, क्योंकि जो तनु विलयन होते हैं वह गैस के समान व्यवहार करते हैं। dilute solution behave like the gases, hence gas equation also applicable in the case of the dilute solution। नहीं, कहां से यहां लगा देंगे भाई, तो गैस के लिए पढ़ते हैं, तो तनु विलयन किसके समान व्यवहार करते हैं, गैस के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए गैस समीकरण को तनु विलयन के लिए लागू करते हैं। तो आप यहां से उठा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो ये डिफिनीशन हो गई, ऑस्मोटिक पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि चाहते हैं आपको डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी। हर सॉल्यूशन का हर आंसर का अल्टरनेटिव होता है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। दोनों बात लिखनी है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमें डेरिवेशन भी करना है और वेग स्थिरांक की इकाई भी लिखनी है। नंबर है आपका, शून्य कोट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई और इसके बाद व्यंजक। देखिए किसके लिए लिख रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने कहा वेग स्थिरांक की इकाई। बेटा ध्यान दीजिएगा, dx/dt बराबर k × मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। शून्य कोटि का देखो ये सब में होगा, चाहे शून्य कोटि हो, चाहे प्रथम कोटि हो, चाहे द्वितीय कोटि हो, चाहे यंत्र कोटि। जो कोटि है वो a के पावर कर दीजिए, प्रथम होता तो 1 कर देते, 0 है तो 0 कर देते, लेकिन ये सब में काम है। और ये जो k है ये क्या है आपका, वेग स्थिरांक है, तो a की पावर 0 इधर कर देंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा, dx/dt × a की पावर 0 बराबर 1 हो गया। dx क्या है, ये पदार्थ की सांद्रता होती है। dx पदार्थ की जो यक्स है सांद्रता है, स्मॉल फ्रैक्शन लिया गया है, नेवर x/t। तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, क्योंकि a की पावर 0 बराबर 1 हो गया। dt की इकाई यहाँ पर क्या है, सेकंड इकाई क्या हो गई, मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू शून्य कोट अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थान दोनों की मात्रा एक समान होते हैं। तो ये भी तो स्टेटमेंट आता है, जब फॉलोइंग इज द करेक्ट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग और वेग स्थिरांक, क्यों, जब ये हो गया तो dx/dt इधर हो गया कि नहीं हो गया, वेग स्थिरांक की इकाई हो गई, क्योंकि ये 4 नंबर में 1 नंबर का ये हो गया। अब 3 नंबर का डेरिवेशन जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। देखिए तो क्या कह रहा है कि इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखिए लिखने का तरीका ये होता है, अभिकारक A से प्रोडक्ट P लिखा जाता है, प्रारंभिक सांद्रता A लिखी जाती है, तो ये 0। अब देखिए ना तो ये घटेगा ना ये बढ़ेगा, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रियाओं में पदार्थ के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब इसके लिए आप लिखेंगे अभिक्रिया की दर dx/dt, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। तो ये हो जाएगा क्या, dx/dt इक्वल k × a की पावर 0। a की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ये हर बात ध्यान रखनी है, इसलिए मैं आपको बता दूं, इसे मान लो चलो मैं डेरिवेशन को बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके और भी रूप होते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा dx इक्वल, जब a की पावर 0 हो गया तो ये हो जाएगा क्या, ये dt इधर कर दीजिए, dx इक्वल k × dt इक्वेशन नंबर। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन मींस समाकलन करना। तो जब आप समाकलन करेंगे तो dx इक्वल ये हो गया kt, इसका कितना आएगा dx, x इक्वल इसका होता है क्या, kt प्लस c। इक्वेशन नंबर सेकंड, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। दो शून्य करते हैं, कौन कौन, x और t। तो यदि x बराबर 0, t बराबर 0, तो c बराबर भी कितना हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू इसमें कर दीजिए। तो समीकरण सेकंड से जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, kt। यही शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थान का व्यंजक होता है। मतलब इतना जो भाई ये 3 नंबर का पूछा, अब वो 1 नंबर में क्या है, इसकी वेग स्थिरांक की कहीं कोई दिक्कत, क्योंकि जो क्वेश्चन जितना पूछा है उतना हमको करना पड़ेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई और उसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 5वें का नंबर, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले क्या लिखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तथा 3 अभिलाक्षणिक गुणों को, मींस 3 प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज।
विशेष गुण लिखने हैं हमको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में का इसके लिए पूछा है हमसे संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए हैं। तो संक्रमण तत्वों में होता क्या है, बाहर के दो कोष कौन n और n-1 आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो n-1 s2 p6 d1 और बाहरी कक्षा n के यस में 1 या 2। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप लोगों ने खुद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट में किए, उससे भी आप लिख सकते हैं भाई 1 किस में होता है, क्रोमियम वाले में और कॉपर वाले में, नहीं तो n2 ये सब में होता है। या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं n-1 यस और p मेंशन ना करें, d1 और ns1 रटने वाली बात तो नहीं, हमने कहा रटने वाली बात तो नहीं। ये क्या हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तथा 3 अभिलाक्षणिक गुण, 3 अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में इधर उधर की बात नहीं की। तो अब संक्रमण तत्व क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है और ज्यादातर सेटों में यही दिया है। तो देखिए 3 अभिलाक्षणिक गुणों में एक परिवर्तित संयोजकता मींस वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि बाहरी दो कोष n और n-1 दोनों ही संयोजी कोष की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए यह तत्व प्रायः परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे लोहा होता है आयरन, Fe++ भी बनाता है और Fe++ भी बनाता है। क्यों परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बाहरी दो कोष n और n-1 दोनों ही संयोजी कोष की भांति व्यवहार करते हैं। रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति, क्योंकि कलर आयन फॉर्मेशन जो होता है, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति टेंडेंसी ऑफ कलर आयन फॉर्मेशन। तो जहां पर भी रंगीन आयन बनाए तो वहां पर उत्तर होगा किसके कारण, dd संक्रमण के कारण। किसके कारण, dd संक्रमण के कारण। वह आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में होते हैं वह सब रंगीन आयन बनाते हैं, और जिनमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वह रंगहीन होते हैं। मतलब रंगीन आयन बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन ये आया है कि Zn++ रंगहीन होता है क्यों, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। तो प्लस किया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। अब ये d10 हो गया कि नहीं हो गया, तुरंत आपको यहाँ पर d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अतः Zn++ कैसा होगा, रंगहीन होगा। केवल Zn++ नहीं तो d ब्लॉक के हिसाब से कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है संकर यौगिक या संकुल यौगिक। ऐसे लिख देगा ZnNH3 का होल 4++ रंगहीन है। क्यों बेटा, इसमें भी तो ऑक्सीकरण संख्या जिंक की +2 ही आएगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाता है, तो उसका भी उत्तर यही होगा कि नहीं होगा। जहां पर भी जिंक का साल्ट होगा वो कैसा होगा, रंगहीन, क्योंकि उसके d ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। क्लियर हो गई बात है। तो अब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे उसमें। एक हमने आपको बता दिया परिवर्तित संयोजकता बता दिया, दूसरा रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति हो गया, और तीसरा अनुचुंबकीय गुण। अगर अनुचुंबकीय गुण नहीं, क्योंकि हम तो एक स्फीयर में हमेशा बता करके चलेंगे, तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेंगे, जिनमें सभी युग्मित है तो एक परिवर्तित संयोजकता, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय लक्षण। अगर ये नहीं है तो हमने कहा एक अतिरिक्त हम बता देते हैं, चाहे उत्प्रेरक गुण लिख दीजिए। सतह पर मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होने के कारण यह आसानी से माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं, क्योंकि अधिशोषण हो जाएगा और माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं, इसीलिए उत्प्रेरक की भांति प्रयोग किए जाते हैं। तो उत्प्रेरक गुण हो गया। उत्प्रेरक गुण के अलावा अनिश्चित अनुपात में यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो रासायनिक संयोग के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए अनिश्चित अनुपात में यौगिक बनाते। तो इन 3 प्रॉपर्टीज सीखने वैसे कोशिश करना कि यही परिवर्तित संयोजकता, रंगीन आयन और अनुचुंबकीय गुण लिखना, ये ज्यादा क्लियर है, उनको आप आसानी से। ये रीजनेबल क्वेश्चन यहाँ पर था जो मैंने तुरंत यहाँ पर बताया कि ये भी क्वेश्चन को आता है। आगे बढ़ते हैं। उपसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत को एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल
ऑफ द वर्नर, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और वर्नर सिद्धांत पढ़ते हैं आप लोग, वीबीटी पढ़ते हैं, सीएफटी पढ़ते हैं, 3 सिद्धांत हैं, सबसे ज्यादा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पूछा जाता है। ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है आपका, पूछने का आधा नंबर है क्या, वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ध्यान रखना, वैसे सभी बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे तो वो सीधे थ्योरी लिखना शुरू कर देंगे। आप लोग एक काम करना, आप A4 या फिर CM को इसका स्ट्रक्चर बना देना, पॉइंट्स लिखने में बड़ी अच्छा ही रहेगी और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बेटर जाएगा। वैसे आप इसको लिख देंगे, पहले आप 4K प्लस लिख देंगे, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर FE, और ये जो है आप ये जो लीगेंड्स आप दिखा देंगे, ये CM, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये डायरेक्ट आप CM लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। हमने कहा इससे थ्योरी लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। 4K प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। We have discussed about the Werner coordination theory, उससे संयोजन युग्मों का वर्नर सिद्धांत, कम से कम 5 पॉइंट लिखूंगा। क्या उपसह संयोजन यौगिकों के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है इसको आयनन मंडल कहते हैं, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है इसको उपसह संयोजन मंडल कहते हैं। आयनन मंडल और उपसह संयोजन, आयनन मंडल और उपसह संयोजन मंडल आपस में प्राथमिक संयोजकता से जुड़े रहते हैं। आयनन मंडल और उपसह संयोजन मंडल के बीच में कौन सी संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता होती, प्राइमरी वैलेंसी। उपसह संयोजन मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उपस्थित होता है। उपसह संयोजन मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु या फिर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उपस्थित होता है, जो लिगेंड्स के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता। केंद्रीय धातु परमाणु ये लिगेंड्स के साथ क्या बनाते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते। लिगेंड्स और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में जो उपसह संयोजक बंध बनते हैं इनको द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक हो जाती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं आयनिक नहीं होती हैं। द्वितीयक संयोजकताएं एक निश्चित त्रिविम क्षेत्र में व्यवस्थित होकर के इस संकुल यौगिक की ज्यामितीय संरचना का निर्धारण करती हैं, अर्थात एक निश्चित ज्यामितीय आकार प्रदान करती। These are the main postulates of Werner coordination theory। ये वर्नर के उपसह संयोजन यौगिकों के मुख्य सिद्धांत थे।